हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। अरे सर, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलो, आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? आपके बाल कहाँ जा रहे हैं यार? ये ऐसी बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैंकों में धक्के खा खा के यही हाल हो जाता है। बट ये आपको पता है कि जो बैंक में हम जाते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं तो हमेशा ऐसा होता है ना, अगर आप सरकारी बैंक में गए हो तो एक काउंटर से दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, ऐसे वो चक्कर कटवाते रहते हैं, ठीक है ना? इसलिए मे भी शायद वो बैंक्स में कोई जाना पसंद नहीं करता है। मतलब अगर आप प्रेफर करते हो हमेशा से ही कि एक प्राइवेट बैंक के अंदर आप हो एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट बैंक। चलिए सर, खैर एनीवेज, आगे आते हैं कि अब ये बैंकों की शुरुआत कहाँ से हुई थी यार? किसी ने तो सोचा होगा ना। ये तो ब्याज बट्टे वाला ही तो काम है। इतने सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, तो वही काम तो बैंक कर रहा है। बैंक में एक एम्प्लॉय को मैं मिला, वो आई गेस शायद असिस्टेंट मैनेजर थे उस ब्रांच के। तो मैं उनको मिला, मैंने कहा यार कि आप यहाँ पे कब से हो? कहते मैंने अपने एक ज़माने में जब ग्रेजुएशन करी थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज़ अप्रॉक्सिमेटली लाइक कि पता नहीं 85 के आसपास होंगे, 1985 के आसपास उन्होंने कुछ ग्रेजुएशन करी होगी। कह रहे हो तब से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक ही काम करना होता है, प्लस माइनस करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ग्रेजुएशन क्यों करी थी। मैंने कहा ग्रेजुएशन इसलिए करी थी ताकि आप आज मैनेजर हो, प्लस माइनस करने के लिए थोड़ी की थी। कहते अब देखो, अब क्या हुआ सर, ये बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई? अब मतलब हम लोग भी बहुत बार देखते हैं कि यार आपके पड़ोस में कोई है, आप उसको ब्याज पे पैसे दे दो, वो ले लेता है। वो आगे फिर किसी को ब्याज पे दे देता है। फिर वो रिकवरी के लिए फिर चक्कर काटते रहो कि भाई पैसे दे दे, हमारे पैसे दे दे, है ना? तो अब ऐसे ही क्या इसी सिचुएशन में कि सर जो प्रॉपर बैंक्स हैं वो कब शुरू हुए थे? ये नहीं जो पड़ोस में खुले हुए हैं, ये नहीं। वो कब शुरू हुए थे? एंड द पहला बैंक जो सबसे पहले हमारे को सुनने को मिला था, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। तब कुछ ऐसा मतलब ही नहीं होता था, तब तो हमारे पास करेंसी ही नहीं होती थी, सोने के सिक्के होते थे शायद। पता नहीं करेंसी होती भी होगी तो। और उसके बाद ये बैंक 50 साल के अंदर ही समट के रह गया, खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, एक और बैंक इसके बाद शुरू हुआ था 1786 में, 1791 में वो भी बंद हो गया। अच्छा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो सर इसके बाद आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा बैंक जो सबसे ज्यादा पुराना है, सबसे ज्यादा पुराना बैंक कौन सा है? तो सर दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1806 से। इट वाज ओरिजिनेटेड एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये आया था एज बैंक ऑफ कलकत्ता इन द ईयर 1806। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़े से ऑपरेशंस और बढ़े, जैसे कोई भी कंपनी होती है धीरे धीरे ग्रो करती है। आप भी धीरे धीरे आज इतने बड़े हो गए हो कि आज आप ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हो। क्या सर ऐसे ही इन द ईयर 1908 इसका नाम चेंज करके रखा गया बैंक ऑफ बंगाल। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये उन तीन बैंक्स में से एक था जिसको गवर्नमेंट की फंडिंग मिली। सर बाकी के दो और कौन थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों को गवर्नमेंट ने फंडिंग दी कि भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लोगों को पैसा चाहिए होता है, तुम जाओ जाके पैसे दो और अपना इंटरेस्ट कमाओ। ठीक है, लोगों को पैसे मिलेंगे यार, लोगों को पैसे मिलेंगे। हर एक काम करने के लिए आपको भी तो अल्टीमेटली पैसे ही चाहिए, चाहे उसका बर्थडे हो, चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे आपको घूमने जाना हो, चाहे आपको आईफोन खरीदना हो। सर हर एक काम के लिए पैसे चाहिए यार, पैसे चाहिए। अब ये गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार, हम तुम्हारे को पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं, जाओ और जाके काम करो। इन लोगों ने जाके काम करना शुरू किया। तो तीन बैंक्स थे, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ कैलकाटा। ये तीनों बैंक्स का मर्जर कर दिया गया इन द ईयर 1921। उन्होंने कहा नहीं यार, ये तीन बैंक अलग अलग नहीं है, दे ऑल आर वन एंड द सेम थिंग इन द ईयर 1921। ओके। जब इनका मर्जर हुआ तो इनका नाम रखा गया था आईबीआई, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो सर आज तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब हुआ? 1921 में तो हम लोग गुलाम थे, हम लोग अंग्रेजों के अंदर अंडर काम कर रहे थे, बेचारे गुलामी में थे। कह रहे सर अब यही काम जब थोड़े टाइम के बाद जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955। ओके, ओके, ठीक है। तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि 1806 से 1806 तो वहां से कहीं ना कहीं एसबीआई चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल। बट सर एक सवाल आया दिमाग के अंदर, हाँ पूछो। सर जैसे द मदर ऑफ ऑल बैंक्स एंड द फादर ऑफ ऑल बैंक्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो तो 1934 में आया।
तो उससे पहले इसको कौन संभाल रहा था? तब कुछ क्वासी जुडिशियल सेंट्रल बैंक्स बना दिए थे, वो संभालते थे पहले। प्रेसिडेंशियल टाउन जब हमारे यहाँ होते थे, अलग अलग राज्य होते थे, तब उस टाइम पे कुछ क्वासी सेंट्रल बैंक्स बना दिए गए थे, और कुछ आप कह सकते हो कि वो रेगुलेट करते थे इन सारे बैंक्स को जो भी चल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो तीनों बैंक्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कैलकाटा, इनको वही क्वासी जुडिशियल बैंक जो थे वो रेगुलेट करते थे। ओके ओके, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहा सर अब देखो, अब आपके पास इंडिपेंडेंस के बाद बचा था सिर्फ एक ही बैंक जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा गया कि भाई देख सुन, तू है सबसे पुराना और तुझे बहुत कुछ आता है, तो तू एक काम कर, इसके अंडर 8 एसोसिएट बैंक्स दे दिए। 8 एसोसिएट बैंक्स जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959 एक्ट 1960 के अंदर ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था, और इनको ये कहा गया कि भाई अब तुम्हारा जो करता धरता है ना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और तुम्हारे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट हो ऐसा मान लिया जाएगा। सारी चीजें जैसे जैसे स्टेट बैंक करेगा वो तुम्हारे को बताता रहेगा, तुम लोग वैसे वैसे काम करते रहे। अच्छा, तो उन बैंक्स को क्या कहते थे? एसोसिएट बैंक्स। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। जैसे कि भारतीय महिला बैंक, आपने बहुत सारे और कुछ रोजगार बैंक, व्यवसाय बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हुआ करते थे, बट वो सारे मर्ज होके अल्टीमेटली इसी के अंदर आ गए। तो सर ये तो सरकारी बैंक्स की बात कर रहे हो आप, प्राइवेट बैंक्स हमारे यहाँ पर कब आए? जैसे ये एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, राइट? एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, तो ये बैंक्स कब आए हमारे यहाँ पर? इन द ईयर 1969 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स। अच्छा, 1969 में मतलब प्राइवेटाइजेशन बैंक के अंदर आना शुरू हो गया। बिल्कुल, पहले इन्होंने 14 बैंक्स को यहाँ पर लाइसेंस दिया, और उसके बाद 6 जो और बैंक्स थे उनको इन द आई मीन 11 साल के बाद, लगभग 1980 के आसपास, उनको फिर से लाइसेंस दिया गया। ओके, तो सर अब एक बात बताओ, जितना ये बैंकों की जरूरत क्यों है, मुझे मुझे बैंक्स की जरूरत क्यों है? यार एक बात बताओ, चलो मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरे दिमाग में आइडिया क्या है, मैंने कहा यार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, मैं ना ऑर्गेनिक फूड बनाता हूँ, ऑर्गेनिक फूड बनाता नहीं हूँ, उगाता हूँ, सॉरी। इस ऑर्गेनिक फूड को मैं ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू पूरी दुनिया में बेचना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है, और ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू मुझे बेचना है। मैं ये उगा तो रहा हूं, पर दुनिया मेरे बारे में जानती ही नहीं है। अब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पहले क्या होता था, पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि एक लाला के पास जाते थे, और वो लाला कहता था 10% ब्याज लगेगा। मैं कहा लाला 10% दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता रकम भी देनी पड़ेगी। मैं कहा हाँ, रकम भी देंगे तुम्हारे। तो अब वो लाला मेरे को कितने पे दे रहा है? कह रहा है 10% पे। कह रहा सर जब ये बैंक्स आ गए तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो और इजी मतलब फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे एट लोअर प्राइस। जो आपका प्राइस है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो और कम हो जाएगा। कह रहा सर देखो, अगर बैंक जो है वो बीच में होंगे, अब सरकार आपके घर सीधा तो नहीं आएगी आपको पैसा उधार देने के लिए। तो उन्होंने कहा यार हमारे पास बैंक्स हैं, बैंक्स क्या करेंगे? फंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमी के अंदर चलता हुआ जो पैसा है, देखो अगर मेरे को आज पैसे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तेरा भला होए, क्रेडिट कार्ड। कोई बात नहीं सर। अब जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको किसने दिया? आपको अगर आज के टाइम पे आप गए हो कहीं पे, आपको कोई चीज बहुत पसंद आई, आपने कहा नहीं ये डील जानी नहीं चाहिए हाथ से, आपने क्रेडिट कार्ड लिया और स्वाइप मार दिया, ले 3 लाख रुपए, ठीक है, और उसको किस्तों में कन्वर्ट करा लिया, तो इजी फाइनेंस अवेलेबल है, इजी फाइनेंस अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल भूल के मत करना, जिंदगी तुम्हारी अपनी है, कब तक किस्तों के भरोसे बैठे रहोगे यार। अब तो वो क्या है, इजी फाइनेंस अवेलेबल है। अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए या कोई पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी चाहिए, तो आपके पास कार्ड है, सर आज पैसे नहीं है, कल आ जाएंगे, कल दे देना, ये लो स्वाइप मार दिया, लो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो कह रहा सर अब ये क्या था, मेजॉरिटी ऑफ लेंडर्स जो थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर धीरे धीरे एक्सपैंड होने शुरू हुए। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो पहला पैराग्राफ है दैट इज रिपीटेड, आप इसको छोड़ सकते हैं, दैट इज रिपीटेड। अब इंडियन बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपने 2 वर्ड्स हमेशा से ही सुने होंगे। वो कौन से? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है यार? ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? कहता सर बड़े सिंपल है,
मैंने कहा क्या? कहता शेड्यूल्ड बैंक का मतलब है ऐसे बैंक्स विच आर इंक्लूडेड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, अच्छा। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 आपका है, इसका एक सेकंड शेड्यूल है। अगर इस सेकंड शेड्यूल के अंदर आपके पास जो बैंक्स हैं, अगर इस सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं, तो दे आर नोन एज शेड्यूल्ड बैंक्स। दे आर नोन एज शेड्यूल्ड बैंक्स। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स। कह रहे सर अब इन शेड्यूल्ड बैंक्स को हमने फर्दर आगे 8 टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मैंने कहा अच्छा। कह रहे हाँ। कह रहे चलो कोई बात नहीं, 8 टाइप्स मत लिखो आप, आपके पेपर में ज्यादा टाइप नहीं है। उन्होंने बोला इसमें भी और हमने बहुत सारे टाइप आगे डिवाइड कर दिए। जैसे फोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, हाँ भैया 4 GB रैम चाहिए, 6 GB रैम चाहिए, 8 GB चाहिए, 12 GB चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ। ठीक है। एप्पल लेने जाओ तो क्या होता है, 64 GB, 32 GB तो बंद ही हो गया ना। हाँ, 32, 64, एक फिर उसके बाद 128, 512, 256, ऐसे वेरिएंट्स होते हैं। कह रहा सर ऐसे ही यहाँ पर भी वेरिएंट्स इन्होंने बना दिए। कह रहा सर इन्होंने कहा हमारे पास एक होगा नेशनलाइज बैंक। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नेशनलाइज कर दिया गया मतलब पूरे नेशन में काम करेगा। कह रहा एक हमारे पास है ये एसबीआई सबका भाई। कह रहा उसके बाद हमारे पास है रीजनल रूरल बैंक्स, जो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज पे फोकस करेंगे। ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सर उसके बाद आपके पास है फॉरेन बैंक्स, कुछ बाहर के बैंक्स जो यहाँ पर आके ऑपरेट करेंगे, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, आरबीआई, आरबीएस। ठीक है। कह रहे सर फॉरेन बैंक्स और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कह रहा है ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे कि आपका एचडीएफसी। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ओल्डर और एक न्यू। अच्छा, सर याद रखना अगर शेड्यूल्ड बैंक बोला है तो उसका मतलब है आरबीआई बैंक के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो बैंक लाए करता है। ओके, तो अगर यही मैं कमर्शियल बैंक कहीं पर बोल रहा हूं, दैट मींस बोथ ऑफ देम, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो एक बार फिर से दोबारा से सुनो, अगर मैंने बोला कमर्शियल दैट इंक्लूड्स शेड्यूल्ड एज वेल एज नॉन शेड्यूल्ड, पर अगर मैंने बोला शेड्यूल्ड दैट मींस सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, तो सर अब अगर इन बैंक्स के अंदर जैसे हमने देखा था कोरोना के टाइम पे, तो रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी के अंदर पैसे लगा दिए थे, पैसे लगाए थे, एफडीआई आई थी कुछ। कितनी अलाउड है? कह रहे सर देखो 74% एफडीआई इज परमिटेड, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक है। 49% जो एफडीआई है दैट इज ऑटोमेटिक। ओके, 49% से ज्यादा जाना चाहते हो देन यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ एफआईपी। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। चलो जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस ऑफ बैंक्स। सर बैंक में काम क्या होता है? बैंक में काम, सर हमारे को पैसे जैसे पड़े रखे होते हैं तो सर सैलरी आती है बैंक में। अच्छा 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 अच्छा। और अच्छा, बैंक में अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं तो आप जाते हो बैंक में तो दो बातों के लिए जाते होगे, या तो पैसे निकालने जाते होगे या पैसे डिपॉजिट कराने जाते होगे। यही काम होता होगा ना, दो दो यही तो काम है बैंक के अंदर। हाँ, तो सबसे पहली बात एक से अब अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं वहां पे? सर सेविंग अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है। शाबाश। अच्छा, आपने बहुत बार, आपने नहीं किया हो तो आपने सुना हो या कोई और करता हो घर में, जैसे फिक्स डिपॉजिट नाम की एक चीज होती है, एफडी, आरडी, है ना। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, कुछ कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं। कह रहा सर तो देखो छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है कि अब कोई भी बैंक है वो बिजनेस करेगा तो कैसे करेगा बिजनेस। कह रहा सर बैंक एक टाइप का बिजनेस नहीं करता है, बहुत टाइप का बिजनेस करता है सर। ठीक है, बहुत टाइप के बिजनेस करता है बाय वे ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। एग्जांपल्स, सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज रिकरिंग डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट्स। क्या था सर देखो, नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं तो दो ब्रॉड कैटेगरीज बैंक के पास होती हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट जो हम लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए रखते हैं, एक होता है करंट अकाउंट जो बिजनेस पर्पस के लिए रखा जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कह रहे सर देखो करंट अकाउंट, छोटी सी बात बताऊं तो करंट अकाउंट में आपको रखे हुए पैसे पे कोई ब्याज नहीं मिलता है,
सेविंग्स अकाउंट में मिलता है। ठीक है, जो अब बेशक आप एफडी नहीं भी कराओगे तो। कह रहे सर एफडी क्या होती है? एफडी यार सिंपल सी बात है, आपके पास पैसे थे, आपने कहा यार मेरा कुछ पैसे का यूज ही नहीं है अगले 1 साल तक, आपने बैंक को दे दिए तो वो फिक्स डिपॉजिट हो गया, कि यानी कि टाइम डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अच्छा। कह रहा सर अगर मैं आपसे बात करूं, चाहे फिक्स डिपॉजिट, चाहे मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट की बात करूं या करंट अकाउंट की बात करूं, तो बैंक के लिए तो हमेशा से ही ऐसा होता है कि बैंक के पास पैसे तो होने चाहिए। आप बैंक में जाते हो, आप कहते हो भैया मेरे को पैसे निकालने हैं, 50,000 रुपए दे दो, बैंक क्या बोलता है? अभी पैसे नहीं है, कल आना। ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर बैंक, अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको एक चेक काट के दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, आप जाते हो बैंक में, आप जाते हो बैंक में, बैंक वाले से बात करते हो कि भैया ऐसे ऐसे ये चेक है और पैसे दे दो। क्या बैंक ऐसा कहता है अभी तो पैसे हैं नहीं, कोई आएगा, अभी आप बैठ जाओ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, कोई आएगा पैसे लेके तो मैं उससे लेके आपको दे दूंगा, अभी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं? क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास हमेशा से ही इतना कैश होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी बंदा कैश लेने आ रहा है या चेक लेने आ रहा है या चेक को ड्रॉ कर रहा है या चेक को प्रेजेंट कर रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, तो सर चाहे कोई भी हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट कस्टमर हो चाहे करंट अकाउंट कस्टमर हो, बैंक्स को हमेशा से ही थोड़ा सा कैश अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। इसमें 2 टाइप की रेशियोज आती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ पहले मेरे को, मेरा बैंक है एक्सिस बैंक में, जैसे मैं मेजोरिटी जो मैं काम करता हूँ वो एक्सिस बैंक में होता है। अब सर एक्सिस बैंक क्या मुझे सेविंग्स अकाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट देता है या एफडी पे? अगर मैंने एफडी कराई तो उस एफडी पे मुझे ज्यादा ब्याज मिलेगा या सेविंग्स अकाउंट पे ज्यादा ब्याज मिलेगा? सर एफडी पे मिलेगा सर, एफडी पे। वेरी गुड। क्यों मिलेगा एफडी पे? क्यों मिलेगा एफडी पे? सर वो पैसा तो फ्रीज हो गया ना, बाकी पैसा आपकी मर्जी है, आप आज डिपॉजिट करके आओ कल निकाल लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, अब बैंक के पास जब हम जाते हैं तो बैंक के पास हमेशा से ही पैसा होना चाहिए। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आरबीआई, बैंक्स का करता धरता कौन? द मदर ऑफ ऑल बैंक्स, द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, क्या कहते हैं उसको? आरबीआई। तो बैंक्स को क्या करना है? दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिजर्व्स इन कैश रिजर्व। एक होती है सीआरआर रेशियो, एक होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों रेशियोज जो है वो बैंक को मेंटेन करनी पड़ती हैं अपनी डे टू डे पेमेंट्स के लिए। ठीक है, मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड आल्सो फॉर द डे टू डे लायबिलिटी फॉर पेमेंट्स टू कस्टमर्स इन फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस। ओके, ओके। अब देखो छोटी सी बात है, जैसे बैंक में एक लोन लिया हुआ मैंने यार, मेरी गाड़ी है, ठीक है, वो ना फाइनेंस पे है। तो अब क्या होता है, महीने के महीने पैसे कटते हैं उसके, महीने के महीने उसके पैसे कटते हैं। तो अब बैंक को पैसे जा रहे हैं ना महीने के महीने, जा रहे हैं ना, ऐसे मेरी तरह न जाने कितने सारे लोगों ने लिए होंगे। ये तो वो है जो आ रहा है, एक तो होता है जो जा रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे बैंक के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे डिपॉजिट करने आए होते हैं, कुछ होते हैं पैसे विड्रॉल करने आए होते हैं। ऐसा होता है? हाँ सर, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है, हमने देखा है। शाबाश। तो सर अब देखो, अगर बैंक कहता है कि मेरे पास रोज का 10, एक ब्रांच कहती है कि मेरे पास रोज 10 लाख रुपए डिपॉजिट होते हैं और लगभग 8 लाख रुपए पे हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं मान के चलूं कि ठीक है ये भाई ऑप्टिमम लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है, 2 लाख रुपए डिपॉजिट यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, एक कैश की मैं अगर बात करूं कि वहां पे हमेशा मिनिमम इतना कैश होना चाहिए रोज, कितना है वो? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए उस ब्रांच के अंदर कैश होना ही होना चाहिए। दैट इज CRR। उसको क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। जो आपको आपके पास, जो बैंक के पास हमेशा कैश में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो कभी भी आ सकता है। ओके। अब SLR क्या होता है? मान लो चलो बैंक डूब जाता है, मान लो बैंक डूब जाता है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर अगर आपका जो बैंक है वो बैंक आपका डूब जाता है तो कस्टमर का क्या होगा? कस्टमर को क्या मिलेगा? तो इसीलिए आरबीआई कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, तुम कितने ही समझदार क्यों ना हो, देखो अब एक और चीज, एक और चीज आपको बताता हूँ यार, बैंक का और क्या काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरी गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होती है 5 तारीख को हर महीने की। तो 5 तारीख से पहले ही ना मेरे को मैसेज आ जाता है कि मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट,
because the EMI will be deducted tomorrow, or if that day comes out to be a holiday, that will be deducted on next अपना क्या कहते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे 5 तारीख जो है वो आपकी संडे को आ गई, जैसे तो अब संडे को नहीं कटेगी, वो कब जाके कटेगी, मंडे को 6 तारीख को आपकी EMI डिडक्ट हो जाएगी। तो सर देखो, अब यही ये क्या है, ये रिमाइंडर किसने भेजा, रिमाइंडर इज जनरली लेंट बाय वे ऑफ एडवांसेस टू वेरियस बोरोवर्स। तो ये एक काम करना भी बैंक का ही काम है। ये जो आपने पढ़ा है सर, अगस्त 2016 का डेटा यहाँ पर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिटेल चेंज हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद बट आपको पेपर में पूछेगा तो आप यही लिखेंगे, एट प्रेजेंट इज 4%। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच में थोड़ा फर्क होता है। और एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज 21%। सर अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो बैंक में काम करते हैं, हमारे को आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, CRR और SLR के ऊपर कुछ और भी बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी कुछ नोट्स थोड़े से रेडी करे हुए थे इस मामले में। यार देखो, नोट्स दिखाऊंगा, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, चलो वैसे ही समझ लो, वैसे ही समझो। कैश रिजर्व रेशो और SLR रेशो, दोनों की दोनों चीजें एक बैंक को मेंटेन करके रखनी होती हैं RBI के पास। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कैश रिजर्व रेशो में, तो ये कैश रिजर्व रेशो का पैसा जो है बैंक मेंटेन करता है RBI के पास, बट ये होगा सिर्फ और सिर्फ कैश में। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस SLR रेशो, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं स्टैट्यूटरी रिजर्व लिक्विडिटी रेशो के बारे में, तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो किसी भी तरीके से मेंटेन की जा सकती है। तो सर अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि बैंक्स जो हैं उनके पास जो टोटल डिपॉजिट है वो है 100 रुपीज का, तो 21 रुपीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के हिसाब से कैश में, गोल्ड में और कुछ ऐसी सिक्योरिटीज विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, उसमें मेंटेन की जा सकती है। ये डिफरेंस होता है कैश रिजर्व रेशो। अब एक बात बताओ, ये रेशो जितनी ज्यादा होगी, दोनों मिलाकर लगभग 25% स्टैंड करता था 2016 में, ठीक है, 2016 में 25% स्टैंड करता था कि, तो सर एक बात बताओ, क्या ये कहीं ना कहीं ठीक है? अगर बैंक को मैं बोलूं कि भाई तू जितना पैसा है सारा बांट दे लोगों को, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं कहूं कि नहीं 25 रुपीज तेरे को मेरे पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा, तो क्या ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? नहीं सर, जितना ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा उतना ही ज्यादा पैसा बैंक जो है मार्केट में दे पाएगा। ओके, तो आपने देखा हो जब भी इकोनॉमी पे क्राइसिस आता है या कुछ भी आता है, तो ये CRR रेशो, SLR रेशो को और डिक्रीज कर दिया जाता है ना। कोरोना के टाइम पे देख लो, इन सबको नीचे और डिक्रीज करते जा रहे थे कि नहीं कैश रिजर्व रेशो, मतलब पैसा हमारे यहाँ से ले लो और लोगों को दे दो जिन जिन को जरूरत है। उस टाइम पे लोन लेना भी कितना ईजी हो गया था। अब सर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर प्रॉब्लम क्या है बैंक्स के साथ? बैंक्स के साथ आज के टाइम पे प्रॉब्लम है NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो आपने बदले में गिरवी रखे, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया है, तो ठीक है, तो बदले में क्या गिरवी है, मेरी गाड़ी गिरवी पड़ी है वहां। तो सर अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा तो बैंक मेरी गाड़ी ले जाएगा, है ना। अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो वो मेरा एसेट, अगर देखो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और उसके बाद 90 डेज, ड्यू होने के बाद 90 डेज खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है जैसे 14 को, वैलेंटाइन डे वाले दिन, सर 14 से 14 मार्च अप्रैल मई, मान के चलते हैं हर एक महीने में 30 डेज है, तो 14 को आपका जो एसेट है, आपके पास जो पैसा बैंक ने आपसे लेना है, बैंक के लिए तो एसेट है ना यार, बैंक ने आपको पैसे दे दिया, वापस लेने आपसे, लाइबिलिटी एसेट है, लाइबिलिटी वो है जो देना एसेट, लेना एसेट है, तो वो एसेट क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। बैंक्स के लिए प्रॉब्लम यही है। तो सर हमने इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए क्या किया है? इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जो आपने उम्मीद करता हूं कि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। तो सर ये अप्रूव किया और इन्होंने कहा कि नहीं यार, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, आपके न जाने कितने सारे लोग हैं जो बैंकरप्ट हो गए, कितने सारे लोग हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए और इंडिया का पैसा लेकर बाहर चले गए। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। विजय माल्या की अगर मैं आपसे बात करूं, न जाने कितने सालों तक केस चलता रहा सर, बैंक को तो पैसा भी नहीं मिला। बैंक को पैसा मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला बैंक को, राइट। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हमारे यहाँ 10-10 साल चल रही है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने आकर कहा कि नहीं, बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं होगा ये। अब 180 डेज के अंदर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होगी तो उसको खत्म कर दिया जाएगा।
फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स भी होते हैं, दे विल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। ओके, ठीक है सर। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक बॉडी बनाई, जैसे हर एक एक्ट बनता है तो एक बॉडी बनाई जाती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है, तो वो बॉडी बनाई है आईबीबीआई। आईबीबीआई क्या होती है सर? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिन बच्चों ने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी, जो इस बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू यहाँ पर। तो सर एक बात बताओ, जब अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं, मैंने उससे 10 रुपए लेने हैं, सर मेरे को दे नहीं रहा 10 रुपए, तो केस कर दूं उस पर? नहीं नहीं, एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद ही जाकर केस होगा। चवन्नी अठन्नी इसके पीछे केस नहीं कर सकते हैं। 10 रुपए मेरी पता कितने मजबूरी थी। कह रहे सर देखो, अब ये लॉ ने क्या करा कि आज से पहले जितने भी एक्ट चलते थे, ठीक है सर, आप कह सकते हैं बैंक्स का सिक्योरिटाइजेशन एक्ट चलता था, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, न जाने कितनी सारी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट चलते थे। इन्होंने कहा नहीं, सबको हटाओ और एक ही एक्ट लेकर आओ, जैसे हम जीएसटी लेकर आए, यहाँ पर लेकर आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो सर अब एप्लीकेशन लगाने के बाद इसकी सुनवाई कहाँ चलती है? इसकी पूरी की पूरी हेयरिंग्स आपको मिलेंगी एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो भी बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी के केसेस आते हैं, पहले वो डीआरटी पे जाया करते थे, जैसे मैंने बताया ना, पुराने वाले एक्ट होते थे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, अब उसकी जगह पर यहाँ पर आ गया है एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, चलिए सर अब चलते हैं आगे। अब सर ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये तो आपने बता दिया पूरा का पूरा बैकग्राउंड कि ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, पेपर में आएगा कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी तक जितना भी आपको यहाँ पर बताया, ज्यादा से ज्यादा सीआरआर और एसएलआर के बारे में हल्का हल्का कुछ पूछ ले तो बहुत है, एफडीआई हल्का सा पूछ ले तो बहुत है। 3 ही पेज तो बताए हैं, इतना ज्ञान, मतलब इतना ज्ञान दे दिया तुम लोगों को हद से ज्यादा। क्या सर, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्या है? कह रहा सर एक ऐसा रेगुलेशन, एक एक्ट हमने बना दिया है विच कंट्रोल्स ऑल द बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। जितनी बैंक्स हैं सारे के सारे इससे ही रेगुलेट होंगे। अच्छा सर एक और चीज, एक बात बताओ मेरे को, क्या आपने ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो मैंने आपको बताया, जैसे कंपनीज एक्ट सारी कंपनीज पर लगता है, पार्टनरशिप एक्ट सारी पार्टनरशिप पर लगता है, ठीक है, कह रहा सर ऐसे ही ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सारे के सारे बैंक्स पर अप्लाई होगा? सारे के सारे बैंक्स, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, यानी कि ऑल कमर्शियल बैंक्स, चाहे नॉन कमर्शियल ही क्यों ना हो, नॉन कमर्शियल तो कुछ होता नहीं है, हर एक बैंक बिजनेस करने के लिए ही आया है। तो कह रहा सर देखो, ये सारे के सारे बैंक्स पर अप्लाई होगा। अब ये आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहीं और सुना है? हाँ सुना ना, आज अभी सुना है, आज से पहले सुना था? क्या सुना था? कुछ भी नहीं। कह रहे सर आपने ये पढ़ा है सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, याद आ रहा थोड़ा सा? यार एक तो ये पुरानी पुरानी बातें खदेड़ खदेड़ के ले आते हैं, हमारे को कुछ याद ही नहीं रहता है। कोई बात नहीं। देखो, सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसने ये कहा कि अगर कोई बैंक है, तो उन्होंने कहा यार बैंक है, बैंक भी तो कंपनी है, उसके ऊपर ये कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, देखो इसके साथ में ही पहला सेक्शन भी रिवाइज करा दूंगा। कहते हैं सर बट अगर यहाँ पर बैंक के लिए कोई प्राइमरी एक्ट बनाया हुआ है, सर ये प्राइमरी एक्ट से क्या मतलब है? जैसे कि बैंक्स के लिए प्राइमरी एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उन्होंने कहा अगर ये कंपनीज एक्ट जैसे कहता है कि प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक है तो 3 चाहिए मिनिमम, अगर ये प्राइमरी एक्ट जो बैंक पर अप्लाई होता है ये कहता है कम से कम 8 डायरेक्टर्स मेरे पास होने चाहिए, तो आप इस प्राइमरी एक्ट की सुनेंगे, ये प्राइमरी एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, ये प्राइमरी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। सर अब प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है? आपकी एक दोस्त है जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आप उससे कुछ सुनते हो, उसने आपको बताया यार ये ऐसे 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 इधर से, अब वो बेस्ट फ्रेंड तो रही नहीं ना, चलो एक लड़का ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने आपको बताया जब मेरा लड़का एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो अब अगर आपकी बीवी ने आपको कुछ बताया तो अब चलेगी किसकी? सर प्राइमरी क्या है? सर शादी हो गई आपकी, सर प्राइमरी सर क्या है आप समझते हो? तो ऐसे ही यहाँ पर अब हम इसे प्राइमरी कहेंगे सारे के सारे बैंक्स के लिए। कंपनीज एक्ट भी यही कहता है कि भैया ये आपके लिए प्राइमरी है और कंपनीज एक्ट तो आपके लिए सप्लीमेंट है। इसने जो कहा नहीं कहा एक ही बात है। सबसे पहले किसकी सुनोगे? प्राइमरी एक्ट की, सारे के सारे बैंक्स के लिए। दैट प्राइमरी एक्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
देखो इंस्टीट्यूट ने आज तक ये इसको भी चेंज नहीं किया, सप्लीमेंट्स द कंपनीज एक्ट 1956 in which the commercial banking in India is supervised and regulated. The act supplements Companies Act 1956. Okay. ठीक है, तो कह रहे हैं सर अब बैंक से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं तो वो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? दैट पावर इज गिवन टू आरबीआई, हैज पावर टू लाइसेंस बैंक्स। कौन सा बैंक आएगा, किस बैंक को लाइसेंस मिलेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर कोई भी बैंक, अगर कोई भी एक कंपनी है या एक फर्म है जो बैंक बनना चाहती है तो सर उसके लिए लाइसेंस आरबीआई से लिया जाता है। वो किस तरीके से अपनी मोरेटोरियम पीरियड डेफरमेंट पीरियड कोरोना के टाइम पे सुना होगा आपने, मिला था एक कि जिसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगी। इम्पोज मोरेटोरियम पीरियड, गिव डायरेक्शंस, मर्जर एक्विजिशंस, इशू डायरेक्टिव्स। कह रहा सर जो भी काम करना होगा ना, बट याद रहे पब्लिक इंटरेस्ट में हो, चाहे कोई बैंकिंग पॉलिसी बनानी हो, किसी बैंक पे पेनल्टी लगानी हो, तो ये सारे के सारे काम कौन करेगा? आरबीआई। ओके ठीक है, कौन करेगा ये? आरबीआई। ठीक है सर, डन है, डन है, चले आगे। ठीक है सर, कह रहा सर एक बात बताओ ना, कुछ ऐसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, कि जो सिर्फ एक ही स्टेट में है, वो उस स्टेट के बाहर नहीं है। अच्छा, और उनको स्टेट गवर्नमेंट ही चला रही है, ठीक है, तो क्या उसमें आरबीआई कुछ करता है? बिल्कुल, लाइसेंसिंग और बिजनेस ऑपरेशंस आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। ओके 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 ठीक है, वो स्टेट के पास पावर जरूर है, बट ठीक है उन चीजों को भी सरकारी जरूर है, बट जो नोटिफिकेशन आएगा दैट विल अप्लाई टू ईच एंड एवरी बैंक। तो सर ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन होता है यार जब भी हम देखते हैं कि इस बैंकिंग एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है। सारी नहीं देखनी है, कुछ ही देखनी है, तो अब जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं कि एक बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस, वो कौन कौन से टाइप के बिजनेसेस हैं जो एक बैंक करता है। तो सर हम सब लोगों को ये तो पता ही है कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है, पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट of deposit of money from the parties repayable on demand। कह रहा सर देखो छोटी सी बात है, कोई भी बंदा आपके यहाँ आया, उसने अपने पैसे आपको दिए, आपके यहाँ पर डिपॉजिट किए, तो जब उसको चाहिए होंगे वो वापस ले जाएगा, ये सब तो हम लोगों को पता है। यानी कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दी या एक बंदे ने क्या करा, अपने डिपॉजिट ऑफ मनी आपके यहाँ पर लैंड करवा दिया, जग्गा भाई लैंड कराओ, लैंड कराओ, है ना। एक वीडियो थी ना यार, वो कहता था जिसके अंदर की भाई लंबा राइड नहीं करना है, भाई लैंड कराओ, भाई लैंड कराओ, था ना ऐसे कुछ, बहुत फेमस था, है ना। याद आ गया, मुस्कुरा रहे हो सारे, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कह रहे सर देखो अब बैंकिंग कंपनी क्या सिर्फ यही काम करती रहेगी, लोगों से पैसे ले लेगी, जब वो आएगी, जब लोग आएंगे पैसे लेने के लिए, ठीक है, तो उनको वापस कर देगी, क्या और कोई काम नहीं कर सकती? कर सकती है, कर सकती है। आपने अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं कि जैसे भी आपने सुना होगा वेंचर कैपिटल के बारे में, सुना है? मर्चेंट बैंकर्स के बारे में सुना है? पता नहीं, कोई बात नहीं। देखो बैंक्स इसके अलावा क्या क्या काम कर सकते हैं। बैंक्स किसी भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के मैनेजर बन सकते, उनके एजेंट बन सकते हैं। ओके ओके। अच्छा एक और चीज बताता हूँ यार, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे यार ये हमारे हिंदू वाले बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, या कोई एसोसिएशंस होती है, वहां पे ट्रेजरर्स होते हैं, राइट, सेक्रेटरीज होते हैं। कह रहे सर ये बैंक जो है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट का या किसी लोकल अथॉरिटी का एजेंट बन सकता है, बट याद रहे किसी कंपनी का नहीं बनेगा। आप सोचो कि मैं यार अपनी कंपनी में जो मेरे को बंदा अपॉइंट करना है उसकी जगह इसको अपॉइंट कर दूं, कहता नहीं सर नहीं, एजेंट बन सकता है बट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी का, और किसी का नहीं। कह रहा ओके ओके। कह रहा सर आपको लोन चाहिए, आपके लोन्स को आपको लोन चाहिए, आपको कोई इशू अंडर राइट करवाना है, अंडर राइटिंग पढ़ा है? अंडर राइटिंग, हाँ कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है ना, तो सर तब काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा होगा, हाँ एच डी एफ सी अर्गो लाइफ इंश्योरेंस भी है, और एच डी एफ सी वो भी है, एस बी आई के पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, ये भी है, आईसीआई के पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, और ये भी है ना। तो सर मे इफेक्ट इंश्योर गारंटी अंडर राइट पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग एंड कैरिंग आउट द इशू ऑफ लोन्स और एनी अदर सिक्योरिटीज मेड बाय स्टेट। कह रहा सर देखो छोटी सी बात है कि आपने अगर किसी भी टाइप से कोई सिक्योरिटीज है, ठीक है, कोई लोन्स है, उसको मैनेज करना है, कहीं पे इंश्योरेंस चाहिए, गारंटी चाहिए, अंडर राइटिंग चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके
ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने किसी बंदे से पैसे लिए, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करा, आपके पास ना यूएस से ऑर्डर आता है कि उसने बोला कि सर 50,000 गुड्स मेरे को चाहिए। आपने कहा ठीक है, आपको थोड़ी सी एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, हम गुड्स बनाकर दे देंगे। अब उस बंदे ने एडवांस पेमेंट करी और वो कहता है कि यार तुम पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे, तो अब बीच में गारंटी दो किसी की। मैंने कहा गारंटी कौन देगा? बैंक आकर बीच में गारंटी देता है कि नहीं ये कहीं नहीं भागेगा, ये कहीं नहीं भागेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। गारंटी देने के बदले भी बैंक पैसा लेता है। may carry or transact every kind of guarantee और indemnity business। indemnity क्या होता है? इंश्योरेंस टू कंपनसेट, अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस दिया जाएगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है ना, मेडिक्लेम होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, बाइक का इंश्योरेंस है, आजकल तो फोन की इंश्योरेंस भी है। तो हर एक टाइप का इंडेमनिटी बिजनेस। सेल एंड रियलाइज एनी प्रॉपर्टी। कह रहा सर देखो, विच कम इन इट्स पोजेशन आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स। देखो छोटी सी बात है सर, एक बंदे की प्रॉपर्टी थी, उसने अपना प्रॉपरली पैसा नहीं दिया, ठीक है, और उसके बाद जो पैसा है उसके बदले में क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी ले ली। अब आप क्या करोगे सर? मैनेज करोगे और बेच दोगे उसकी प्रॉपर्टी को, एज सिंपल एज दैट सर, प्रॉपर्टी बेच दूंगा सर उसकी, शाबाश, बस ये कर सकते हो आप। ये तो आपको एक्ट्स के अंदर भी राइट मिले हुए हैं। कह रहा सर ऐसे ही में अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट ऑफ एग्जीक्यूटर ट्रस्ट ऑफ अदरवाइज। कोई बंदा है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो यहाँ बैंक से भी काम किया जा सकता है। आप देखते हो ना बहुत बार बैंक बोली लगा रहा है, यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यार बोली लगेगी, क्यों, क्या हुआ? इस बंदे ने बैंक से लोन लिया था, पैसा दिया नहीं वापस। मे एक्वायर, होल्ड एंड डील विद प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप। जहां पर आपने कहीं पर भी लोन दिया था, कहीं पर भी कोई एडवांस सैंक्शन किया था। सर एडवांस कैसे होता है? जैसे आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल है, आपको पैसे मिल रहे हैं कब? 25 तारीख को। 25 तारीख को पैसे मिल रहे हैं, बट आप 5th को ही, 5 तारीख को बैंक के पास जाते हो, बिल डिस्काउंट करा लेते हो, तो दैट इज एन एडवांस जो बैंक ने आपको दिया है। ओके, ओके, ठीक है। कह रहा सर अगर आपको पैसे देने के बाद बैंक को पैसे नहीं मिलते हैं, इन दैट सिचुएशन बैंक क्या कर सकता है? बैंक अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपर्टी से रिकवर करेगा फिर। ओके, ठीक है। कह रहा सर उसके बाद जो भी आप कह सकते हो कि जो भी एग्जीक्यूटर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, उनकी जो एस्टेट्स हैं उनको भी एडमिनिस्टर करता है। चलो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। कह रहा सर एक और चीज, बहुत बार हम क्या करते हैं ना कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, अपने पास्ट एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में। टाटा है, टाटा कोई बिजनेस नहीं करता है, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट। उनका लगभग 95 या 96% जहां तक मैंने देखा वो चैरिटी में जाता है। चैरिटी वाले जो लोग हैं, दे आर होल्डिंग 96% शेयर्स इन टाटा। प्रॉफिट पता नहीं ठीक है कहीं रिटेन कर देते होंगे, बट 96% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है कुछ कंपनीज में, मिनिमम अगर आप एवरेज भी लगाएंगे कम से कम 85-80% के आसपास, तो भी वो उन लोगों के पास है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कह रहा सर देखो, अगर बैंक चाहे, अगर बैंक चाहे तो बैंक कैन ऑल्सो हेल्प। एक बार देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, बैंकिंग कंपनी और क्या बिजनेस कर सकती है? बैंकिंग कंपनी ये भी काम कर सकती है कि वो सपोर्ट या एड प्रोवाइड करे इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट। कोई बंदा है, कोई ट्रस्ट बनाना चाहता है, कोई कन्वीनियंस करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से, अब आपने आज के या पहले के एम्प्लॉयज को कोई फायदा पहुंचाना चाहता है, या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए कोई काम करना चाहता है, तो उसको भी बैंक पैसा दे सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाहता है, जैसे आपने देखा कोई फ्री में इलाज करेगा, एक बंदा है, एक बंदा कह रहा है कि नहीं मैं फ्री में इलाज करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए, यार तो बैंक पैसा दे सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर तो वो वापस कैसे करेगा? वापस तो करना पड़ेगा, वापस तो करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपने सर अगर कहीं पर भी लोन लेना है तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा, सर आपको लोन चाहिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसा लोन चाहिए आपको? मेरे को लोन चाहिए विजय माल्या टाइप, मतलब जो लेना तो है पर देना नहीं है, ठीक है, जो लेना तो है पर देना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा ना, नो, ठीक है। कह रहा अब देखो, तो अगर कोई एसोसिएशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रस्ट है जो अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, जो लोग उस पर इंडिपेंडेंट है उसके लिए काम कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन अगर बैंक चाहे तो पैसे प्रोवाइड कर सकता है। क्या था सर एक और चीज,
अगर बैंक है, अगर कोई बैंक किसी भी टाइप से कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है, कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, जैसे आपने देखा बैंक्स की इतनी सारी जगहें हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को एक्वायर भी कर सकता है, ठीक है। कोई बैंक है वो क्या करता है, जैसे DHFL होम लोन्स, ठीक है, वो होम लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। कह रहे सर कोई बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करी, आपने ही बेच दी और आप ही उसी को फाइनेंस कर रहे हो, कह रहे चलेगा सर, चलेगा। कह रहे देखो बहुत बार क्या होता है, आपके बैंक के पास जो अपनी प्रॉपर्टी है ना, उसके काम करने के पर्पस के लिए जो भी प्रॉपर्टी उसको चाहिए होगी, वो खरीदी बेची जा सकती है, कंस्ट्रक्ट भी की जा सकती है। बैंक अपनी बिल्डिंग बना रहा है, कह रहा है अलाउड है सर, बिल्कुल अलाउड है। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कह रहा सर बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी है, बैंक को पैसे की जरूरत है, बैंक ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के दूसरे बैंक से लोन ले लिया, RBI से, लेट मी करेक्ट, RBI से। बैंक को जब भी पैसा चाहिए या बैंक के पास पैसे की कमी हो रही है तो RBI से पैसा लिया जा सकता है। ओके, ठीक है सर। ऐसे हम देखते हैं जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को टेक ओवर कर सकता है, मे टेक ओवर और अंडरटेक द होल और एनी पार्ट ऑफ बिजनेस और एनी पर्सन और एनी कंपनी जहां पर उसका जो बिजनेस है विच इज ऑफ द सेम और सिमिलर नेचर। कह रहा सर ठीक है, ठीक है सर, इतने पॉइंट्स बहुत हैं। आपको कोई भी आप 7 to 8 पॉइंट्स याद रख सकते हो जो आपको अच्छे लगे। अच्छा यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, किसी भी ट्रस्ट, आपने देखा है बहुत सारे जो आपके NPOs होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको बनाया जाता है या तो सेक्शन 8 कंपनी में या चैरिटेबल ट्रस्ट में, सोसाइटी में। तो कह रहा सर इनको भी अंडरटेक कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ सर, जैसे हमने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सबको चाहिए। कंपनी में अगर कोई बंदा काम करेगा तो वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डे टू डे डिसीजन लेगा तो वो कौन है, मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कह रहा है सर ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। जैसे हमने कंपनी के अंदर पढ़ा है, ठीक है, हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने देखा भाई प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक क्राइटेरिया है, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो 1/3 को इंडिपेंडेंट कर लेना। एक बोर्ड, लिस्टेड कंपनी के लिए एक बोर्ड का प्रॉपर स्ट्रक्चर LODR में है। तो कह रहा है सर ऐसे ही अगर कोई भी कंपनी है, यहाँ पे कौन है, बैंकिंग कंपनी है, तो उसके पास कम से कम 51% ऐसे लोग होने चाहिए। Not less than 51% of the total number of board of directors shall consist of persons who have specialized knowledge or practical experience। कह रहे सर आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मैंने कहा कहाँ कहाँ से, कह रहा अकाउंट से, एग्रीकल्चर से, रूरल इकोनॉमी से, बैंकिंग से, कॉरपोरेशन से, फाइनेंस से, लॉ से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। अच्छा, तो सर इतनी सारी जगहों से हम लोगों को लेकर क्यों आएंगे, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। वो कह रहा है कोई बात नहीं, इसने कुछ नहीं बताया तो कंपनीज एक्ट को रेफर करोगे, मैक्सिमम 15। कह रहे सर अगर अगर 15 डायरेक्टर्स होंगे तो कम से कम 51%, तो सर ये तो हो गया 7.5। अब एक डायरेक्टर को काट दूं, नहीं राउंड ऑफ करते हैं, तो मिनिमम 8 डायरेक्टर्स आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ओके, 8 डायरेक्टर्स एक्सपर्ट होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब एक और चीज सर, अगर 8 डायरेक्टर्स एक्सपर्ट होंगे तो हर एक इंसान के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, कम से कम 2 लोग आपको चाहिए, जिसमें से एक एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी से होगा, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉर्पोरेशन से होगा। देयर शैल बी एटलीस्ट 2, there shall be at least 2 persons with special knowledge of experience in agriculture and economy, corporation and small scale industry। ये बोर्ड का कंपोजिशन है। याद रहे कि जो भी बंदा है उसका किसी भी टाइप से कहीं पर भी किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या किसी टाइप की कमर्शियल कंसर्न में उसका कनेक्शन ना हो, ठीक है। अगर आप एक बंदा है आपके पास जिसको आपने कहा भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, इसको ले लो, पर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो एक्सपर्ट है ना, वो आज से पहले एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करता था और आज भी उसके पास वहां के शेयर्स हैं, कहता नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा सर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या कनेक्शन तो अलाउड है ही नहीं। ओके, कह रहा अगर कनेक्शन है भी या फिर आपका इंटरेस्ट है भी तो दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। क्या बोले जा रहे हो पता नहीं, कोई बात नहीं, इतना समझ में आया कि 51% एक्सपर्ट होने चाहिए, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका 51% एक्सपर्ट, और कम से कम 2 लोग ऐसे जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, एग्रीकल्चर की एंड रूरल इकोनॉमी पहला, दूसरा कॉर्पोरेशन एंड SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके,
तो सर अब एक डायरेक्टर है, उसको बिठा लिया तो उसको जिंदगी भर बिठाए रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम 8 years। द डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इनके लिए अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो सर एक बात बताओ, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, क्यों है, कैसे है? देखो, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं चेयरमैन, चेयरमैन की बहुत लोग बात करते हैं कि सर चेयरमैन क्या होता है। चेयरमैन कोई भी लीगल पोजीशन नहीं है। चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ ऐसा इंसान है जो चेयर पे बैठा है और सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है। आप देखते हो बहुत सारे टाइप की मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग्स के अंदर क्या होता है, एक बंदा होता है ना जो बैठ के सारी जगह को मैनेज कर रहा है, ही इज चेयर पर्सन, बस इतना सही है। अच्छा, तो कह रहा है सर बैंकिंग कंपनी को मैनेज कौन करेगा? जो चेयर पे बैठेगा, बाय होल टाइम चेयरमैन। होल टाइम चेयरमैन मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आपके यहाँ पर भी चेयरमैन है और वो कहीं और भी चेयरमैन है। एक कंपनी में एक ही चेयरमैन होगा और वो सारा टाइम उसी कंपनी को ही डिवोट करेगा। Every banking company in existence on the time of banking regulation, जब अमेंडमेंट आई इन द ईयर 1994, तो सर इनको ये कहा गया यू नीड टू हैव वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर्स, ठीक है, हु मे बी अपॉइंटेड आइदर ऑन अ होल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कह रहा दोनों टाइप पे रख सकते हो, बट अगर आपने उसको होल टाइम बेसिस पर यानी कि फुल टाइम बेसिस पर रखा है, तो वो बंदा चेयरमैन की सारी पावर्स को यूज करेगा। एक तो होता है सर पार्ट टाइम नौकरी, एक होती है फुल टाइम नौकरी। तो सर यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी भी होती है, बिल्कुल होती है। कहता है सर अगर पार्ट टाइम वाले पे आ रहे हो तो पावर्स नहीं मिलेंगी, फुल टाइम वाले पे आओगे तो पावर्स मिलेगी। प्रैक्टिकली आपको फुल टाइम ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर पूरा का पूरा सुपरिटेंडेंस यानी कि सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्शन देना, ये सारे के सारे काम जो हैं ये चेयरमैन के ही होते हैं। ओके, कोई और काम सर ढंग का हो जो बीच में इस पूरे पेज के अंदर या पिछले पेज के अंदर यहाँ पर कुछ आया हो। अगर उसको लड्डू क्वेश्चन देना है आपसे मजे लेने के लिए तो ये वाला क्वेश्चन दे देगा, सेक्शन नंबर 6। उसके बाद अगर 110 ए पूछा जा सकता है कि कितने होंगे कितने नहीं, मैक्सिमम पीरियड पूछा जा सकता है, बस। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगली बात पे आते हैं। सर एक बात बताओ, एक बात नहीं समझ में आ रही, हाँ पूछो। कि जैसे बैंक के अंदर आपने बताया कि डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, तो अगर डायरेक्टर कहीं ना कहीं किसी का ऑफिस खाली हो गया, जैसे किसी को यार इतने बंदे गए थे, किसी को कोरोना कोरोना हो गया, ठीक है, कह रहे तो सर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है कि हमारे को डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो कौन लेकर आएगा? आपने क्या वहां पर कैजुअल वैकेंसी का पॉइंट नहीं पढ़ा कंपनीज एक्ट के अंदर? नहीं सर, याद नहीं। पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एज ऑन होल टाइम बेसिस और अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी। कह रहे सर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसको आपने अपॉइंट किया था, या आपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर जिस बंदे को अपॉइंट किया था, अब वो हमारा प्यारा नहीं रहा, अब वो भगवान का प्यारा हो गया, ठीक है। ये सड़क पर जा रहा था, सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी। तो कह रहा सर अब क्या होगा? वहां पर तो डायरेक्टर गया तो ठीक है, कैजुअल वैकेंसी है हमारे पास, पर चेयरमैन ही मार दिया हमने तो। अच्छा अच्छा, चेयरमैन ही मार दिया है। तो कह रहा सर अब क्या करें? कह रहा सर आपके पास आरबीआई है। आरबीआई क्या करेगा? उसको लगेगा ना कि हाँ यार चलो ठीक है, अगर ये मैनेजिंग डायरेक्टर ये चला गया, क्या इससे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है बैंकिंग कंपनी का? सबसे पहले ये देखा जाएगा। अगर उसको लगेगा कि यार मैनेजिंग डायरेक्टर ही चला गया, जैसे रतन टाटा गए थे तो उसके बाद प्रॉब्लम होने लग गई थी टाटा, राइट। तो कह रहे हैं सर अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आरबीआई चेक करेगा कि कौन से बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है टू बी अ चेयरमैन ऑन होल टाइम बेसिस या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी एक्सपायर हुआ है। ओके, ठीक है। कह रहे हैं सर अब एक और चीज, अब एक बात बताओ, जो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो जनरली कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल। चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर दे आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके ओके, तो सर किसको अपॉइंट किया जाता है? ये सबसे पहले देखा जाता है जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनमें से ही एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है। ओके ओके, मतलब जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं उसी में से एक बंदे को हम सिलेक्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई आज के बाद डायरेक्टर नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बिल्कुल यही होगा। अच्छा अच्छा, बात समझ में आई। बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
अब मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, विदाउट एनी, आई मीन विदाउट एनी काइंड ऑफ, यू कैन फील लाइक, कोई भी शर्म नहीं करनी है यार। यहाँ पे सिर्फ आप और मैं ही बैठे हैं, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। बस आप और मैं ही है, देखो और कोई है क्या? नहीं है। तो जब भी डाउट आता है, अभी फोन उठाओ और अभी हाथ के हाथ भेज दो कि सर ये नहीं समझ में आया। बस एक ही टॉपिक होता है या फिर एक ही चीज है जो बच्चे पूछते हैं और मुझे नहीं समझ में आता, ये होता है वर्ड मीनिंग। कि सर आपने ये वर्ड का मीनिंग नहीं बताया। बेटा इसके लिए यू हैव गूगल ना, आप गूगल पे भी तो चेक कर सकते हो। सर को ये थोड़ी है यार कि सर को सारे वर्ड मीनिंग आते होंगे, सर ने भी तो कभी पढ़े थे, राइट? तब मैं अगर निकल गया वहां से तो बस ये चीज मुझसे मत पूछा करो। हाँ, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, दे आर ऑल द टाइम वेलकम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या है, इसकी इंग्लिश क्या है, प्लीज ये नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें और अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।